और लीजिए अब मैं ओज के उस हिमालय को आमंत्रित करना चाहता हूं। वो कवि जो आपके मन में है उसे शब्द देने की सामर्थ्य रखने वाले कवि का नाम है हरिओम पंवार। हरिओम पंवार जी की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। पिछले लगभग 40-45 वर्षों से इस देश के में जो ऊर्जा का संचार किए हुए हैं, ऐसे कवि का नाम है हरिओम पंवार। उनके लिए दो ही पंक्तियां सुना सकता हूं कि देखना जो चाहते हो इनकी उड़ान को, तो थोड़ा और ऊंचा करो इस आसमान को। वो कवि जिसके लिए आसमान छोटा पड़ता हो, एक बार भरपूर तालियां बजा दे आप हरिओम पंवार की। झंकार वो है आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ूं बीना की झंकार वो है, और समय से कह दूं झूमे गाए मेघ मल्हार वो है। मुझको मां शक्ति ने दी है प्राणों में हुंकार वो है, और विधाता ने सौंपी है अधरों को ललकार वो है। मैं तो मां बीना पानी से केवल ज्ञान मांगता हूँ, जन जन मन की पीड़ा गाने का वरदान मांगता हूँ, जन जन मन की पीड़ा गाने का वरदान। देखिए साहब, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिंद में इतने श्रेष्ठ मन के श्रोता हो सकते हैं। कार्यक्रम पहली बार हुआ, मैं भी पहली बार आया हूं। इतने श्रेष्ठ मन के श्रोता यहाँ हैं। अब ये सिद्ध हुआ कि अब हरियाणा की कल्चर केवल एग्रीकल्चर नहीं है, हरियाणा भारत की सांस्कृतिक प्रदेश बन चुका है। सांस्कृतिक मूल्य धरोहर आपने अपनी मानी। और दुनिया की सबसे बड़ी कविता हरियाणा में कही गई, कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। मैं इसलिए भी बैठ गया कि गीता का उपदेश जब कृष्ण ने दिया था तो बैठ के दिया था, और अर्जुन ने खड़े होके सुना था। मैं आपको खड़े होने के लिए बैठा। देखिए बहुत अच्छा ये, मैं तो घमंड करता हूँ, गुरूर है मेरा कि मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ। कैप्टन साहब के परिवार का हिस्सा होना, चिकारा साहब के परिवार का हिस्सा ना, ओंकार चौधरी का बड़ा भाई होना मेरे लिए गर्व की बात है, गुरूर की बात है। घमंड करता हूँ मैं इस बात पर, इस रिश्ते पर कि मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ। और शायद कोई कार्यक्रम ऐसा होता नहीं है जिसमें मैं होता नहीं हुआ। कभी ऐसा हुआ तो मुझे दुनिया का सबसे बड़ा दुख होगा कि मैं अपने घर के किसी कार्यक्रम में नहीं हूँ। इतना अच्छा सपने हमारे श्याम जी की गजलों से शुरू हुआ, और जगबीर राठी को जिंद का होने के बावजूद सुन लिया गया। ये उसका अतिरिक्त गुण है, जिसको पूरा देश पूरा देश हास्यरस के बड़ी कवि के रूप में जानता है। उसको अपने घर में भी आज उतना ही प्यार मिला। ये जिंद के बेटे ने आपका नाम पूरे देश में किया है। अच्छा, अरुण भी हरियाणा का, जगबीर राठी भी हरियाणा का, श्याम वशिष्ठ भी हरियाणा का, मैं और विष्णु बाहर के फंसे। सबने बहुत अच्छा पढ़ा, सबने। सचमुच में एक बात कहना चाहता हूँ, बस जो मेरा अंदर से जो मुझे डर लग रहा है, पहली बार लग रहा है क्योंकि इतना कभी जमते नहीं है लोग। आज सब इतना जमे, हंस हंस के आप थक गए, ताली बजा बजा के आप थक गए। आप जानते हो जिसका सबसे बाद में नंबर आता है उसकी हालत क्या होती है? आपने कभी ठेले पर कोल्हू में गन्ने का रस निकलते देखा है? गन्ने को एक बार कोल्हू में डालते हैं, फिर उसी गन्ने को मोड़ के दोबारा कोल्हू में डाल देते हैं, कई बार तो उसी गन्ने को मोड़ के दोबारा कोल्हू में डाल देते हैं, और जब वो गन्ना बिल्कुल खोखस खोए हो जाता है तब मुझसे कहते हैं कि अब इसमें तू रस निकाल के दिखा। मैं नींबू फंसा के कोशिश करता हूं। देखिए, मैं हंसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं मुस्कुराहटों का समर्थक व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं इनसे उम्र में बड़ा हूँ बस, और पढ़ा लिखा तो ज्यादा हुई। क्यों इस पे हंसी आ रही है आपको? आज ही मैंने कुर्ता पहन लिया तो आपको मैं पढ़ा लिखा नहीं लग रहा। आप जिसके साथ खुल के हंस सकते हो ना, ध्यान देना मेरी बात पर, अच्छी लगे तो ही तालियां बजाना वरना चुप रहना। सब जिसके साथ आप खुल के हंस सकते हो उसके साथ केवल 24 घंटे बिता सकते हो, केवल 24 घंटे। अगली बात सुनो पहले, लेकिन जिसके साथ आप खुल के रो सकते हो उसके साथ पूरी एक उम्र काटी जा सकती है, ये जीवन का सत्य। बिल्कुल जीवन का सत्य है। प्रेमिका के साथ आप 24 घंटे रहते हो,
पत्नी के साथ आप जीवन बन रखते हो, तो रोने और हंसने में यही फर्क है। ये अपनी आत्मकथा सुनाएगा, तेरा नंबर खत्म हो गया। मैं तो आपकी बात का समर्थन कर रहा हूँ। मेरी बात का समर्थन मैं ही करूंगा। आप भी बैठे देखिए, ये मुल्क, ये दोनों कूलर पिछले बंद कर दीजिए, पिछले कूलर। आप क्या नहीं कोई जगदीश राठी भैया, इतना शोर है। हमने इसी शोर में पढ़ा। आपने पढ़ा नहीं, आपने हंसाया है। उसे अरे इससे बढ़िया तो बात ही कोई नहीं हो सकती। अरे तो मैं इतनी बढ़िया बात नहीं करना जानता तो मैं क्या करूं? पंखे बनते बहुत तो सबके। अच्छा, तुम बहुत जमे हो आज, इसलिए तुम्हें केवल गर्मी का कष्ट, और कोई कष्ट तुम्हें नहीं। ये मुल्क आस्था का मुल्क, निष्ठा, परंपरा, भरोसे। एक 15 सेकंड की छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, मेरी बात समझ जाओगे, फिर मैं कविता पढ़ना शुरू करूंगा। हुजूर वापिस आइए, वापस वहीं बैठो जहां से उठो। आप पहली बार सुन रहे हो ना, इसलिए मेरे समय उठने की हिम्मत कर ली आपने। आप उठना मत कोई भी, मैंने जिन सरकारों में लिखा है वो बैठ गई। मुझे इससे पहले कभी सुना ही नहीं होगा। मोबाइल जरूर खुले रखिएगा, आप जिसका आ रहा है उसको कहिए तुम भी कष्ट पाओ, सुनो। उन्हें भी कष्ट दो, जो आप कष्ट में हो तो उनको भी कष्ट दो। आदरणीय विधायक जी, हमारे सांसद महोदय साहब, उनके हम आभारी हैं, पूरे समय बैठे। जबकि राजनीति के लोग, और जबकि पड़ोस में कल प्रधानमंत्री आएंगे, उन्हीं के दल के हैं, उनकी बहुत जिम्मेदारियां भी होंगी, फिर भी उन्होंने कविता को इतना मान सम्मान दिया, हरि भूमि परिवार को इतना मान सम्मान दिया। मैं चाहता हूं हमारे विधायक जी और सांसद महोदय के सम्मान में ये सदन एक बार बहुत जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। भरोसे का देश है ये। 15 सेकंड की कहानी सुनाता हूं। एक बाप बेटी जा रहे थे किसी रास्ते पर, उनको रास्ते में तेज बाढ़ का पानी मिल गया। दोनों डर गए, घबरा गए कि कैसे निकलेंगे, तेज पानी बह रहा है। तो पिता ने हिम्मत करके कहा कि बेटी डरो मत, तुम मेरा हाथ पकड़ लो, हम पार निकलेंगे। बेटी ने कहा पापा मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ो। पिता ने कहा क्या फर्क पड़ता है, तुमने मेरा हाथ पकड़ा या मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा। साहब, जो मैं कहना चाहता हूं आप समझ जाएं तो पूरे सदन के ऊपर के नीचे के लोगों का समर्थन चाहता हूं सुनना। पिता ने कहा बेटी क्या फर्क पड़ता है, तुमने मेरा हाथ पकड़ा या मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा। बेटी ने कहा पापा बहुत फर्क पड़ता है, मैं किसी मजबूरी में अपने स्वार्थ में आपका हाथ छोड़ भी सकती हूँ, लेकिन एक बाप अपनी बेटी का हाथ कभी किसी हाल में नहीं छोड़ता। मैं एक कविता आपको सुनाता हूँ। 5 अगस्त को भारत की संसद में 70 साल में वो हुआ जो करने की कोई सरकार 70 साल में हिम्मत नहीं कर सकी। क्या बात है, वाह। और ये अचानक नहीं हुआ साहब। मैंने 1990 में कश्मीर पर कविता लिखी थी। मैं 29 साल रोया हूं इस मुल्क में इस 370 को हटवाने के लिए। 29 साल चीखा हूं मैं पूरे देश में, 29 साल। और 4 अगस्त को मैं बाबा रामदेव के पतंजलि में था, आचार्य बालकृष्ण जी के जन्मदिन पर। मैंने वहां ऐसे मेरे मुंह से निकल गया कि 29 साल से मैंने कामना की है कि मेरी कश्मीर की कविता मर जाए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि शायद कल संसद में मेरी कविता मर जाएगी, और ये भविष्यवाणी सच हुई। मैं आपको वही कविता सुनाता हूं जिसके लिए मैंने 29 साल देश भर में रो रो कर चीख चीख करके आवाज लगाई, और मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, केवल है का था किया है। आप आश्चर्य करेंगे, आपको लगेगा कविता मैंने कल ही लिखी है। देश में 29 साल तो मेरे जैसे छोटे कवि को लगे, और 70 साल हमको ये बात समझने में लगे कि जो विधान में परिवर्तन केवल राष्ट्रपति ने कर दिया था, उसको केवल राष्ट्रपति हटा क्यों नहीं सका। इसको समझने में 65 साल लग गए। मैं वो कविता सुनाता हूँ, इसके बाद में जो ओंकार चौधरी मेरे पीछे बैठे कहेंगे। कुलदीप चिकारा जी हमारे सारे कवियों के परिवार के ऐसे सांस्कृतिक रक्षक हैं, संरक्षक हैं, भले वो सरकार में हो, कहीं भी हो, अखबार में हो, लेकिन कविता की अलग जगाने की जो ज्योति हरि भूमि ने हरियाणा में जगाई है, और जिस तरह से हरियाणा में कल्चरल कार्यक्रमों के लिए, चाहे वो गजल के हों, चाहे संगीत के हों, मैं भी हरि भूमि के सामने सर झुकाकर हरि भूमि परिवार को प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ कि उन्होंने देश में अपने कम से कम हरियाणा में एक अलग जगाया। बस एक बात कहता हूँ,
मैंने कैप्टन साहब से भी कई बार कहा, विकास क्या होगा ये सरकार तय करेगी, कहां कहां क्या विकास होगा ये सरकार तय करेगी। सड़कों का विकास सरकार करेगी, हवाई अड्डों का विकास सरकार करेगी। आदमी का विकास साहित्य करेगा, सरकार नहीं करेगी। सरकारों का काम है देश का विकास करना और साहित्य का काम है आदमी का विकास करना। कोई अखबार अगर आदमी के विकास में भी लगा हो तो ये एक सच्ची सेवा है। इसलिए मैं इस बात की प्रशंसा करने की कोशिश कर रहा हूं। कश्मीर पर एक कविता सुनिए, आदरणीय बैठ जाए, हुजूर बैठ जाए। काश्मीर जो खुद सूरज के बेटे की राजधानी थी। अब थोड़ी देर के लिए गंभीर हुई, मैं हास्य का विरोधी नहीं, लेकिन एक बात और मुझे पढ़ने के लिए समझने के लिए क्या समझ लो, कोई भी पत्थर अगर हथौड़ी और छेनी की चोट सहने से इनकार कर दे तो उसको मूर्ति बनने का सौभाग्य कभी नहीं मिल सकता है, कभी मूर्ति। इसलिए थोड़ी देर के लिए हथौड़ी छेनी की सहने की कोशिश कीजिए मेरे साथ। काश्मीर जो खुद सूरज के बेटे की राजधानी थी, डमरू वाले शिव शंकर की जो घाटी कल्याणी थी। काश्मीर जो भूमंडल का स्वर्ग बताया जाता था, जिसकी मिट्टी को दुनिया में अर्घ चढ़ाया जाता था। काश्मीर जो भारत माता की आंखों का तारा था। काश्मीर जो लाल बहादुर को प्राणों से प्यारा था। काश्मीर वो डूब गया था अंधी गहरी खाई में, फूलों की घाटी रोती थी मरघट की तन्हाई में। फूल तालियां उठाएं तो जी भर के उठाएं, मैं जोर के सुनाना चाहता हूं। आप सचमुच इतने अच्छे श्रोता हैं, अगर मैं एक बात कहे चला जाऊंगा बिना कहे तो मेरे मन पे बोझ रहेगा। आखिरी बात बोल रहा हूं। जिस तरह से पहले कवि से अरुण जैमिनी तक आपने सबको सुना है, मैं दिल से कहता हूं, मैं 35 साल लाल किले में गया हूं कविता सुनाने, लेकिन जिस मन से जिंद के लोगों ने पहली बार हरिभूमि का कवि सम्मेलन सुना है, मैं 35 साल के लाल किले के 35 कवि सम्मेलन इस एक कवि सम्मेलन पर न्यौछावर करने की कोशिश। आप तो देश को कविता सुनने का सलीका सिखा सकते हैं। काश्मीर वो डूब गया है अंधी गहरी खाई में, फूलों की घाटी रोती है, फूलों की घाटी रोती थी मरघट की तन्हाई में। ये अग्नि गंधा मौसम मलबेला था, ग्रंथों के घर बंदूकों का मेला था। मैं भारत की जनता का संबोधन हूँ, आंसू के अधिकारों का उद्बोधन हूँ। इसीलिए दरबारों को दर्पण दिखलाता फिरता था, इसीलिए दरबारों को दर्पण दिखलाता फिरता था। मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाना फिरता था। मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता। हमने नारों में गाया था सब कश्मीर हमारा था, बचपन से यही नारा लगता, कश्मीर हमारा, कश्मीर हमारा है। साफ सचमुच तो 5 अगस्त को हुआ है हमारा। उससे पहले अच्छा मेरी समझ में ये नहीं आता था, जब तुम्हारा है तो नारा क्यों लगा रहे हो? एक बाप के 4 बेटे हो तो क्या तुमने कभी उनको नारा लगाते सुना कि हम भाई भाई हैं, हम भाई भाई हैं, हम भाई भाई हैं? कश्मीर के लिए नारा लगाना पड़ता था, कश्मीर हमारा है। हमने बचपन से ही गाया था हम सब कश्मीर हमारा था, लेकिन जब छुप कर देखा है चोटी में अंगारा था। काश्मीर था जहां तमंचे थे केसर की क्यारी में, काश्मीर था जहां रुदन था बच्चों की किलकारी में, काश्मीर था जहां तिरंगे झंडे फाड़े जाते थे, 47 के बंटवारे के घाव उखाड़े जाते थे, काश्मीर था जहां हौसलों के दिल तोड़े जाते थे, खुदगर्जी में जेलों से हत्यारे छोड़े जाते थे, खुदगर्जी में जेलों से हत्यारे छोड़े जाते थे। अपहरणों की रोज कहानी होती थी, धरती मैया पानी पानी होती थी, झेलम की लहरें भी आंसू लगती थी, गजलों की पहरें भी आंसू लगती थी। मैं आंखों के पानी को ललकार बनाता फिरता था, मैं आंखों के पानी को ललकार बनाता फिरता था। मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन, मैं घायल घाटी के दिल की। अब से आप थोड़ा जुड़ गए होंगे ना मुझसे, मैं समझ में आ रहा हूँ ना, थोड़ा सा और जुड़िएगा। काश्मीर था जहाँ तमंचे थे केसर की क्यारी में, काश्मीर था जहाँ रुदन था बच्चों की किलकारी में, काश्मीर था जहाँ झरनों का पानी रक्तिम था झीलों में अंगारे थे, काश्मीर था जहाँ फिजाएं घायल दिखती रहती थी, गर्म हवाएं घाटी का राशिफल लिखती रहती थी, काश्मीर था जहाँ विदेशी समीकरण कहलाते थे,
देकर भी खलनायक जिंदा था। भारत माँ को गाली देकर भी काश्मीर था जहां देश का शीश झुकाया जाता था। 1992 की घटनाएं जो सब जिस दिन घटी थी मैंने उसी दिन लिखी थी और तालियां चाहता हूं आप समझ जाएं, किसी को इतिहास पता हो कि ऐसा भी हुआ था इस देश में। काश्मीर था जहां हमारा राष्ट्रगान शर्मिंदा था, भारत मां को गाली देकर भी खलनायक जिंदा था। काश्मीर था जहां देश का शीश झुकाया जाता था, मस्जिद में गद्दारों को खाना भिजवाया जाता था, मस्जिद में गद्दारों को खाना भिजवाया जाता था। गूंगा बहरा परवोड़ कितने गुस्से में चीखा, मैं 29 साल रोया हूं और कितने गुस्से में बोलता था आप सोच भी नहीं सकते। मेरे क्रोध की सीमा देखना। मस्जिद में गद्दारों को खाना भिजवाया जाता था, गूंगा बहरा परवोड़ सिंहासन था, गोले लंगड़े संकल्पों का भाषण था। घाटी फूलों की घाटी लाशों की मंडी था, अनुशासन का पूरा दौर शिखंडी था, मैं इस कोढ़ी कायरता की लाश उठाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता फिरता था, मैं घायल घाटी के। हमको 2 आंसू नहीं आते थे अनहोनी घटना पर 1990 में 4.5 लाख कश्मीरी पंडितों को कश्मीर की घाटी से निकाल दिया गया। मैं आप सबसे पूछता हूं, दिल पर हाथ रखकर बताना, पूरे दुनिया के इतिहास में क्या इससे बड़ी कोई मॉब लिंचिंग हुई है क्या? 4.5 लाख लोग निकाल दिए गए और मानव अधिकार वालों को किसी को भी आंसू नहीं आए। सुनना उसी समय की घटना। हमको 2 आंसू नहीं आते थे अनहोनी घटना पर, थोड़ी सी चर्चा होती थी बहुत बड़ी दुर्घटना पर, राजमहल को शर्म नहीं थी घायल होती छाती पर, भारत मुर्दाबाद लिखा था श्रीनगर की छाती पर, मन करता था फूल चढ़ा दूं लोकतंत्र की अर्थी पर, भारत के बेटे निर्वासित हो गए अपनी धरती पर, बेघाटी से खेल रहे थे गैरों के बलबूतों पर, जिनकी नाक टिकी रहती थी पाकिस्तानी जूतों पर। कश्मीर को बंटवारे का धंधा बना रहे थे वे, जुगनू को बैसाखी देकर चंदा बना रहे थे वे, फिर भी खून सने हाथों को न्योता था दरबारों का, जैसे सूरज की किरणों पर कर्जा हो अंधियारों का। कुर्सी भूखी थी नोटों के थैलों की, एक नाम आएगा अच्छा लगे तो और जोश भर तालियां सुनना चाहता हूँ। कुर्सी भूखी थी नोटों के थैलों की, कुलवंती दासी हो गई रखेलों की, घाटी आंगन हो गई खूनी खेलों की, बहुत जरूरत थी सरदार पटेलों की, मैं आंखों के आंसू को अंगार बनाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता। कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता था, संविधान को ठुकराता परवेश दिखाई देता था। बेघाटी में भारत के झंडों को रोज जलाते थे, सेना पर हमला करते थे, खूनी फाग मनाते थे। हम दिल्ली की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते थे, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते थे, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते थे। जब चौरा जोश में सुनना चाहता हूं, मैं बहुत जोश में पढ़ूंगा और मैं देखना चाहता हूं मुझसे ज्यादा जोश में आप सुनेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते थे, भारत मां की मर्यादा के मंजर खंडित होते थे, जब कश भारत के नारे थे गुलमर्गा की गलियों में, शिमला समझौता चलता था बंदूकों की नलियों में, तो केवल आवश्यकता थी हिम्मत की खुददारी की, केवल मोदी सिंहासन से आशा थी दमदारी की, अगली लाइनें सुनो साहब और जानना चाहता हूं कितनी तालियां बजा सकते हैं आप। तो केवल आवश्यकता थी हिम्मत की खुददारी की, केवल मोदी सिंहासन से आशा थी दमदारी की, संविधान को बदल दिया है घाटी गैर नहीं होगी, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी। संविधान को बदल दिया है, घाटी गैर नहीं होगी, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी,
जिनको भारत की धरती ना भाती हो, भारत के झंडों से बदबू आती हो, जिन लोगों ने माँ का आंचल फाड़ा हो, दूध भरे सीने में चाकू गाड़ा हो, मैं उनको चौराहों पर फांसी चढ़वाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता फिरता था, मैं घायल घाटी के अंतिम समय सुनना इस चलता है। अमरनाथ को गाली दी थी भीख मिले हथियारों ने, अमरनाथ को गाली दी थी भीख मिले हथियारों ने, चांद सितारे टांग लिए थे खोल की दीवारों ने, इसीलिए नाकाम रही थी कोशिश सभी उजालों की, क्योंकि ये सब कठपुतली थे रावलपिंडी वालों की, क्योंकि ये सब कठपुतली थे रावलपिंडी वालों की। अंतिम में चुनौती दे दो सीमा पार पड़ोसी को, गीदड़ कायर ताना रोज धमकी देता है। सुना है उसके पास एटम बम है, अब एटम बम है कि पटाखे हम नहीं जानते। गीदड़ कायर ताना समझे सिंहों की खामोशी, अगली पंक्तियां फिर मुझे प्यार से सुना। गीदड़ कायर ताना समझे सिंहों की खामोशी को, हमको अपने खट्टे मीठे बोल बदलना आता है, हमको अपनी दुनिया का भूगोल बदलना आता है, हमको अपनी दुनिया का भूगोल बदलना, हमको अपनी दुनिया का भूगोल बदलना आता है। दुनिया के सरपंच हमारे थानेदार नहीं लगते, भारत की प्रभुसत्ता के कोई ठेकेदार नहीं लगते, तीर हमारे तनी कमानों वाले जब भी छोड़ेंगे, जैसे ढाका तोड़ दिया लाहौर कराची तोड़ेंगे, जैसे ढाका तोड़ दिया लाहौर। केसर घाटी में आतंकी शोर सुनाई देता था, आज की भी कविता सुनो। केसर घाट बस साथ दीजिएगा, मैं अरुण जेटली की इस बात से सहमत हूं कि तालियों से कविता पढ़ी नहीं होती, लेकिन ये शोर इतना है, ये हमारी ईगो ठीक नहीं होने देता आपस में। और मैं बंद इसलिए नहीं कराऊंगा कि जब मुझे इतनी गर्मी लग रही है तो आपको भी उतनी गर्मी लग रही होगी, लगेगी। केसर घाटी में आतंकी शोर सुनाई देता था, हिजबुल लश्कर के नारों का जोर सुनाई देता था, मलय समीरा मौसम आदमखोर दिखाई देता था, संविधान का डंडा भी कमजोर दिखाई देता था, संविधान का डंडा भी कमजोर दिखाई देता था। लेकिन मौसम बदल गया है, लेकिन मौसम बदल गया है, नया सवेरा आएगा, मेरा भारत संभल गया है, अंधियारा धमकाएगा, मेरा भारत संभल गया है, अंधियारा धमकाएगा, मेरा भारत संभल गया है, अंधियारा धमकाएगा, मेरा भारत समझ गया है, अब तुमको धमकाएगा। इनको राम भरी रातों के ढलने की तैयारी है, अब कोहराम भरी रातों के ढलने की तैयारी है, घोर तिमिर में शब्द ज्योति के जलने की तैयारी है। मैं युगबोधि कर्मकार का धर्म नहीं बिकने दूंगा, चाहे शीश कलम हो जाए कलम नहीं बिकने दूंगा, इसीलिए केवल अंगार लिए फिरता हूँ गीतों में, आंसू से भीगा अखबार लिए फिरता हूँ गीतों में, आंसू से भीगा अखबार लिए। साहब 2 लाइन पढ़ रहा हूं, अगर आप हमारे जनरल साहब बैठे, मैं आज तक ये नहीं समझा ये पड़ोसी हमसे डरा क्यों नहीं इससे पहले, क्या मैं ये मानूं किसी ने डराने की कोशिश ही नहीं की? कैसे डरता? 2 लाइन पढ़ रहा हूं, ये 2 लाइन तय करेंगी कि इस कविता को आगे पढ़ूं या जो ओमकार चौधरी ने मुझे कविता बताई है वो सुना। ये 2 लाइन तय कर, 2 लाइन क्या एक ही लाइन तय करेगी, मेरा तेवर अगर आप सुनना चाहते हैं। ये पाकिस्तानी गानों पर दिल्ली के चांटे होते, अगली पंक्ति तय करेगी आप आगे आप क्या सुनेंगे। ये पाकिस्तानी गानों पर दिल्ली के चांटे होते, गर हमने 2 के बदले में 20 शीश काटे होते। हमारे सैनिकों का सर काटा गया और हमारी दिल्ली बातचीत करती नहीं। मैंने पूछा अरुण जेटली से, पूछा मेरा छोटा भाई है लेकिन प्रज्ञा मेधा में मैंने कई बार उसको खुद से बड़ा पाया है। मैंने पूछा हमारे सैनिक का सर काट के पाकिस्तान अपनी सीमा में ले गया, उसका क्या करेगा? अरुण जेटली ने बड़ा जवाब दिया, आपके हरियाणा का बेटा है, अच्छा लगे तो तालियां अरुण जेटली के हिस्से में भेजना। अरुण ने कहा भाई साहब उसकी फौज कायर है। 1971 में जिस मुल्क की फौज के 93,000 लोगों ने हथियार डाल दिए हों, उस मुल्क की आज फौज अब कोई बहादुर हो गई होगी? उस मुल्क की फौज आज भी कायर है। वो शायद अपनी कायर फौज को दिखाना चाहता होगा कि बहादुर हिंदुस्तानी फौजी बेटे का सर होता कैसा है।
क्यों लिखी मैं नहीं करता, बहुत गुस्से में लिखी थी। क्यों लिखी? एक पिंजरे, हुजूर बेटे बैठ जाओ, ये सुविधा नहीं है। देखो मुझे ठीक से सुनना चाहते हो तो एक बात समझ लो, मैं वो कलम नहीं हूं जो बिक जाती हूँ दरबारों में। मैं शब्दों की दीप सिखा हूं अंधियारे चौबारों में। मैं वाणी का राजदूत हूं, सच पर मरने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राजमुकुट के आगे तनकर अड़ने की। उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं। देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार हूं। देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार हूं। क्यों लिखी मैंने कविता? 1 मिनट सुन लो। एक पिंजरे का पालतू तोता था किसी के पास पिंजरे में। एक दिन मालिक ने तोते से कहा, मैं पड़ोसी गांव जा रहा हूं, तेरा दिन भर का खाना मैंने पिंजरे में रख दिया है, खा लेना। तोता बोला, मालिक उस गांव में मेरे गुरुजी रहते हैं। मालिक बोला, तो मैं क्या करूं? बोले, साहब उनको मेरी राम राम तो बोल सकते हो, मेरे गुरुजी हैं वो। मालिक ने कहा, मिलेगा तो बोल दूंगा। मालिक पड़ोसी गांव गया, जाके पूछा, मेरे पिंजरे के पालतू तोते का कोई यहाँ गुरु है क्या? एक बूढ़ा तोता उठ के आया, उसने कहा, मैं हूं। उसने कहा, मेरे पालतू तोते ने तुमको राम राम भेजी है। बूढ़े तोते ने सुना और मर गया। मालिक लौट के आया, तोते ने पूछा, मेरे गुरुजी मिले? मालिक बोला, काय का तेरा गुरुजी? मैंने तेरी राम राम बोली, वो तो सुनते ही मर गया। इतना सुनते ही पिंजरे का तोता भी मर गया। समझना मैं कहना क्या चाहता हूं। जब मालिक ने पिंजरा खोला तो तोते की आत्मा कहती चली गई, मालिक तुम समझे नहीं, मेरे गुरु ने मेरे लिए संदेश भेजा है कि जिसको आजाद होना है उसे मरना आना चाहिए। जिसे आजाद होना है। और ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई, भारत 1947 में आजाद हुआ, लेकिन 5 अगस्त से पहले कभी एक साथ मरने को तैयार नहीं हुआ। नहीं हुआ मरने को। ये मरने की तैयारी है जो भारत को जीना सिखाएगी। मैं सैल्यूट करता हूं, मैं जीवन के 40 साल के इतिहास में पहली बार भारत सरकार को, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को सैल्यूट करता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने वो कर दिखाया जो 70 साल में हिंदुस्तान की कोई सरकार कर नहीं पाई। मैं स्थायी विपक्ष हूं, 40 साल से मैंने सरकारों का समर्थन कभी नहीं किया, लेकिन 5 अगस्त के बाद मुझे कोई कुछ भी कहे, मैं उनकी दोनों की संकल्प शक्ति का समर्थक हूं, दोनों का सर झुका करके अभिवादन करता हूं। ये आतंकों के गालों पर दिल्ली के चाटे होते, गर हमने 2 के बदले में 20 शीश काटे होते, बार बार दुनिया के आगे हम ना शर्मिंदा होते, और हमारे सारे सैनिक सीमा पर जिंदा होते, और हमारे सारे सैनिक सीमा। जनरल साहब को समर्पित करता हूं उनके चरणों में। ये कैसा परिवर्तन था खुददारी के चरणों में, सेना का सम्मान बढ़ा था चरमपंथ के चरणों में, किसका खून नहीं खौलेगा सुन पढ़कर अखबारों में, सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में, सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में, बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता था? साहब जो आपके दिल में हो वही मैं गा रहा हूं, तो एक बार फिर तालियां उठाना। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है? ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है, ज्यादा संयम भी दुनिया में, ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। हमने 70 साल खो दिए श्वेत कपोत उड़ाने में, खूनी पंजों के गिद्धों को गायत्री समझाने में, भैंस के आगे बीन बजाना बहुत हो चुका, बंद करो खुद को बिच्छू से कट। देखिए साहब, मेरी कविता पड़ोसी के खिलाफ है, एक कश्मीरी के खिलाफ नहीं है। जो कश्मीरी हैं, कश्मीर को प्यार करते हैं, भारत के संविधान को मानते हैं, तिरंगे को सर झुकाते हैं, वो सब मुझे जितना हिंदुस्तानी कोई प्यारा है इतना ही वो भी प्यारा है। मैंने तो कहा, मैं कश्मीरी भाइयों से कहता हूं, कश्मीरी बेटी बेटों से कहता हूं, हमने तुम्हारा कश्मीर नहीं लिया, हमने हिंदुस्तान कश्मीर को दे दिया है, हिंदुस्तान कश्मीर को दिया है। गर्व करो इस पर, अपनी जन्नत पर गर्व करो, कश्मीरियत पर गर्व करो। तुम अधूरे थे, हमने तुम्हें पूरा किया है। तुम केवल कश्मीरी होना चाहते हो कि पूरे हिंदुस्तानी होना चाहते हो? पूरा देश हमने तुमको दे दिया है। लेकिन जो पड़ोसी है उसको समझाना सुनना।
बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है? ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। हमने 70 साल खो दिए श्वेत कपोत उड़ाने में, खूनी पंजों के युद्धों को गायत्री समझाने में। भैंस के आगे बीन बजाना बहुत हो चुका, बंद करो। खुद को बिच्छू से कटवाना बहुत हो चुका, बंद करो। नागफनी पर बेला चंपा कभी नहीं खिलने वाले, पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले, पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हत्यारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता। कोई विस्तार कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। पीपल छाया मांग रहा था यूपी करके पेड़ों से। क्या किया पिछली भारत सरकार ने? हमारे वाजपेयी साहब भी गए बस में बैठ के, और मोदी जी भी गए नवाज शरीफ के घर चाय पीने बिना बुलाए। मैंने शिकायत की, क्यों गए आप? 135 करोड़ का नेता किसी अविश्वसनीय के घर बिना बुलाए चला जाए। तुम्हें देहात का आदमी और झोंपड़ी में पैदा हुआ, झोंपड़ी के आदमी की उपमा सुना, मुझे कैसा लगा? 135 करोड़ का नेता किसी के घर जाए बिना बुलाए तो मुझे कैसा लगा? सुनना आपको अच्छा लगे तो आशीर्वाद देना। पीपल छाया मांग रहा था यूपी करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से, जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में। क्या हुआ? 70 साल समर्थन करना, 70 साल केवल ये करती रही हमारी सरकार है। जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में, हम कस्तूरी खोद रहे थे उल्लू की परछाई में, हम कस्तूरी खोद रहे थे उल्लू, हम कस्तूरी खोद रहे थे उल्लू की परछाई में। धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, धरती पर हत्यारी, समझा दो पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को, धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया। दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया। ये केवल कुचला जाता है, दूसरी राह नहीं होती। संकल्पों के निर्णय को जग की परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा। रावलपिंडी वालों को सपने में काल दिखाओ तो, भारत माता की आंखों के डोरे लाल दिखाओ तो, दिल्ली वालों ठोकर मारो दुनिया के हथकंडों पर, दिल्ली वालों ठोकर मारो दुनिया के हथकंडों पर। इजराइल से जीना सीखो अपने ही भुजदंडों पर, इजराइल से जीना सीखो अपने, इजराइल से जीना सीखो अपने ही भुजदंडों पर। जिनके कारण पूरी घाटी जली दुल्हन सी लगती थी, पूनम वाली रात चांदनी चंद्र ग्रहण सी लगती थी, जिनके कारण माँ की बिंदी दाग दिखाई देती थी, वैष्णो देवी माँ के घर में आग दिखाई देती थी। उनके पैरों बेड़ी जकड़ी गई बधाई मोदी जी, उनके पैरों बेड़ी जकड़ी गई बधाई मोदी जी, उनके फन पर एड़ी रगड़ी गई बधाई मोदी जी, उनके फन पर एड़ी रगड़ी गई बधाई, उनके फन पर एड़ी रगड़ी गई बधाई मोदी जी। जो हत्यारे छिपे खड़े हैं हत्यारों की टोली में, खूनी छींटे छिड़क रहे थे आंगन द्वार रंगोली में, जिन लोगों जो पैरों से रौंद रहे थे भारत की तस्वीरों को, गाली देते थे गालिब को, तुलसी मीर कबीरों को, जिन लोगों ने कभी तिरंगे का सम्मान नहीं सीखा, अपनी जननी जन्मभूमि का गौरव गान नहीं सीखा, जिन लोगों के पाप खुदा भी माफ नहीं कर सकता है, जिनका दामन साफ समंदर साफ नहीं कर सकता है, जो दुश्मन के हित के पहरेदार बताए जाते हैं, जो 100 लाशों के जिम्मेदार बताए जाते हैं, सब गोली के अधिकारी हैं, फांसी के अधिकारी हैं। उनसे कोई बात नहीं होगी अपनी तैयारी है, उनसे कोई बात नहीं होगी अपनी तैयारी है। ये सब उस दिन, ये सब उस दिन सभी तिरंगे के रंग में रंग जाएंगे। फिर दाद चाहता हूं आपकी, नई कविता लिखी है इसलिए नई पंक्ति पढ़ रहा हूं। ये सब उस दिन शेष, सभी सब शेष उसी दिन सभी तिरंगे के रंग में रंग जाएंगे, जिस दिन सौगतदार वतन के सूली पर टंग जाएंगे, जिस दिन सौगतदार वतन के सूली। हर संकट का हल मत पूछो आसमान के ता, अंतिम क्षण पड़ा, हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से, सूरज किरणें कब लेता है लब के चांद सितारों से, पंचाली के चीर हरण पर जो छुपाए जाते हैं, इतिहासों के पन्नों में वो सब कायम कहलाते हैं, इतिहासों के पन्नों में वो सब कायम कहलाते हैं। भारत एक अखंड राष्ट्र है, सवार की
धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंत सिकंदर को ये भाषा समझा दो। अब खंडित भारत माँ की तस्वीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर। अंतिम लाइन है सुनना साहब, बढ़ते बढ़ते कोई फोड़ा जब नासूरी होता है, ये भी करना पड़े तो करो। बढ़ते बढ़ते कोई फोड़ा जब नासूरी होता है, उस फोड़े में चीरा लगना बहुत जरूरी होता है, उस फोड़े में चीरा लगना बहुत जरूरी होता है। अर्ध सदी की सब भूलों का समाधान हो जाने दो, उधर की भाषा का जवाब देना उसी भाषा में। अर्ध सदी की सब भूलों का समाधान हो जाने दो, सब समझौते मरे पड़े हैं पिंडदान हो जाने दो। पर्वत को बाजू में तोलो, शोले भरो निगाहों में, आंसू की पूजा मत करना बलिदानों की राहों में। तुम भी सीमा रेखा तोड़ो, आगे बढ़ जयनाद करो। 48 में खोया था जो कश्मीर आजाद करो, 48 में खोया था जो 48 में। आखिरी 2 लाइन, एक भी व्यक्ति नहीं उठेगा तो मेरी 5 मिनट की कविता है जो ओंकार चौधरी ने कहा, मेरे जीवन की एक अच्छी कविता है करगिल के शहीदों पर। जनरल साहब बैठे हैं इसलिए मैं लोभ नहीं छोड़ पा रहा कि मैं उसको सुनाऊं। अंतिम 2 लाइन, तुम भी सीमा रेखा तोड़ो, आगे बढ़ जयनाद करो। 48 में 2 लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, सुनना। 48 में खोया था जो कश्मीर आजाद करो। पीढ़ी तुमको याद करेंगी, पीढ़ी तुमको याद करेंगी कल स्वर्णिम इतिहासों में। युगों युगों तक महकोगे तुम भारत माँ की सांसों में, युगों युगों तक महकोगे तुम भारत माँ। जो लोग करगिल सुनना चाहते हैं वो ताली बजा के बताएं। जगबीर राठी को मैं पूरे देश में तो छाता हुआ देखता ही था, लेकिन आज जिस तरह से उसने अपने घर में मुझे पानी पिलाया, विष्णु जी ने कहला दिया, मैं ये नहीं कहना चाहता। सचमुच आप कहिए बेटा आपके लिए तो बहुत सहज सरल सा होगा, लेकिन उसके जो आयामी व्यक्तित्व है, उसका एक्टिंग भी करता है, गाना भी गाता है, नाटक में भी काम करता है, फिल्मों में भी काम कर लेता है, और श्रेष्ठ कवि तो है। पूरे देश में हरियाणवी की पहचान बनाने वाला अरुण जैमिनी और जगबीर राठी, या हमारे इन लोगों ने पूरे देश भर में हर भाषा के आंचल में जाकर के हरियाणवी भाषा को पहचाना। देखो साहब, मैं हरियाणा का परिभाषा केवल एक वाक्य में कर सकता हूँ, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। डॉक्टर चिकारा जी, आप शायद मेरी बात समझें, मैं हरियाणा के भोले आदमी की परिभाषा केवल एक वाक्य में करता हूं। वो हरियाणा का व्यक्ति होगा जिसके दिल में दिमाग नहीं होता है। जिसके दिल में दिमाग आ गया फिर तो वो तो कुछ और ही है, और ही है वो तो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे कोई और। मैं उनके लिए नहीं कह रहा, उनको नहीं जानता, कविता सुनाता हूँ आपको। देखिए, मैं इन दिनों में मेरा अनुरोध है, जनरल साहब बैठे हैं, मैं 2-3 बातें कहता हूँ। मैंने भगवान राम नहीं देखे, वो हमारे रक्षक देवता है, ऐसी मान्यता है। सनातन धर्म में मैं पैदा हुआ तो मैं भी अपना सनातन धर्म मानता हूँ। भगवान राम हमारे रक्षक हैं, ऐसा मैंने सुना है, लेकिन मैंने नहीं देखे। भगवान कृष्ण भी हमारे रक्षक देवता है, ये मैंने सुना, लेकिन मैंने नहीं देखे। मुझे नहीं पता मेरा समर्थन करोगे कि नहीं करोगे, नहीं देखे मैंने वो अपने रक्षक देवता, लेकिन मैंने अपने वो रक्षक देवता देखे हैं जो वर्दी पहनकर सीमा पर खड़े हैं और हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। मैं उनको सल्यूट करता हूं, उनको सल्यूट करता हूं। और इन दिनों में 2-3 बातें कहना चाहता हूं, 2-3 बातें। आप में से किसी के भी आसपास, जैसा जगबीर राठी ने बताया कि यहाँ 78 बेटे शहीद हुए, अभी भी कोई ना कोई बेटा पुलवामा में हुए, कहीं भी हुए, आपके आस पड़ोस में किसी शहीद का परिवार रहता है, तो आप साल में एक दिन तय कर लो कि उस परिवार में जाओगे और उनके घर वालों के साथ बैठ के चाय पियोगे, उनको एहसास कराओगे कि ये देश तुम्हारे साथ है, देश तुमको भूला नहीं भूला देश। एक मेरा दूसरा निवेदन है जनरल साहब, आपको बस अड्डे पर, रेलवे स्टेशन पर, हवाई अड्डे पर कोई वर्दी में पहने हुए फौजी
वर्दी पहने हुए पैरामिलिट्री फोर्स का कोई भी जवान जाता दिखाई दे, अफसर जाता दिखाई दे, आप अपनी जगह पर खड़े होकर ताली बजाकर उसका स्वागत कीजिए, सम्मान कीजिए। उसको लगेगा देश उसके साथ खड़ा हुआ है, देश उसके साथ खड़ा हुआ है। और बस आप राज्यसभा बैठते हैं, वहां मेरी बात पहुंचाइए। मेरे जो 2-4 मित्र राज्यसभा में हैं, मैंने सबसे कहा है, भगवान करे हमारा कोई बेटा तिरंगे में लिपट के ना आए, कोई शहीद ना हो, लेकिन देश की रक्षा के लिए शहीद तो होंगे। फिर शहीद होने के बाद शहीदों को मिलने वाले मुआवजे में अलग अलग सूबे का भेदभाव नहीं होना चाहिए। पूरे देश में जो भी शहीद हो, सबको एक समान मदद मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि यूपी कुछ दे रहा है, हरियाणा कुछ दे रहा है, महाराष्ट्र कुछ दे रहा है। शहादत में बंटवारा मत करो। जो बेटा शहीद हो गया, वो चाहे बंगाल का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे हरियाणा का हो, वो देश के लिए शहीद हुआ है, उसका उतने संसाधन पर हक है जितना संसाधन पर किसी का भी हक होना चाहिए। उसका हक बढ़ाइए। ये 3 मेरे निवेदन है। मैंने एक कविता लिखी है शहीदों पर। मेरठ में जहां मैं रहता हूं, कैप्टन मनोज तलवार करगिल में शहीद हुए थे। उनका पार्थिव शरीर आया। मैंने बहुत पीछे से भीड़ में खड़े होकर के वो शव यात्रा देखी थी। तब मैंने भीगी आंखों से छोटी सी कविता लिखी। भी गीतकार नहीं हूं, हर कोई भीतर कहीं भीतर एक छोटा सा गीतकार होता है, तो उसका ये अनुकरण है उस गीत का। सुनिएगा। और एक बात और कह दूं मैं आपसे, हमारी संस्कृति की आत्मा संवेदना है। भारत की संस्कृति की आत्मा संवेदना है। संवेदनाओं को जिंदा रखिए। संवेदनाएं मरेंगी तो संस्कार मरेंगे, संस्कार मरेंगे तो संस्कृति मरेगी, संस्कृति मरेगी तो पता नहीं क्या क्या मर जाए। ये अट्टालिका, ये 5 स्टार होटल, ये हवाई अड्डे, ये हिंदुस्तान की संस्कृति हो सकती है, संस्कार नहीं है। हमारे संस्कार संवेदना। एक छोटी सी बात और सुन लो। एक कहानी आई मेरे व्हाट्सएप पर, 15 सेकंड की कहानी है। जिस दिन मेरे व्हाट्सएप पर आई, रात को आई, मैं जानता नहीं किसने भेजी, लेकिन मैं रात भर सोया नहीं। कहानी आपको सुना रहा हूं। रात को सोने से पहले किसी दिन आपको किसी को भी याद आ जाए, फिर आपको नींद आ जाए, तो मेरा नाम लेके गालियां बकना। छोटी सी कहानी है। कहानी यह है, एक बहुत अमीर महिला बहुत बड़ी कार में, बहुत महंगी साड़ी पहने हुए एक साड़ी की दुकान के सामने आई और दुकानदार को नीचे बुलाकर अपनी कार का कांच खोलकर उसे कहा, जल्दी से एक सस्ती सी साड़ी ले आओ, मेरी नौकरानी की बेटी की शादी होने वाली है। ये कोई खास बात नहीं, अक्सर अमीर महिलाएं ऐसा करती होंगी। खास बात यह है कि आधे घंटे बाद एक 90 साल की बुढ़िया फटी हुई धोती पहने हुए टूटी फूटी रिक्शा में बैठकर उस साड़ी की दुकान में आई और दुकानदार से कहा, मुझे इस दुकान की सबसे अच्छी साड़ी दे दो, मेरी मालकिन की बेटी की शादी होने वाली। इन संवेदनाओं की रक्षा ही हिंदुस्तान की संस्कृति की रक्षा है। संस्कृति बचाइए तो संस्कार बचाइए। अंतिम कविता पढ़ता हूं। जो अच्छा हुआ वो हरिभूमि का है, जिंद का है, हमारे छोटी उम्र के बड़े भाई कुलदीप चुकारा जी का है, बालियान जी, जो भी पूरा परिवार है। और मैं तो कई बार गर्व करता हूं। मुझे 2 बातों में सचमुच बहुत गर्व है। ये मानने की इतराने वाली बात है। बाबा रामदेव मुझे बहुत प्यार करते हैं, ये मेरे किसी पुण्य जन्म का फल है। और इस सिद्धू परिवार से मेरा बहुत गहरा रिश्ता जुड़ गया है, ये भी मेरे किसी पुण्य जन्म का फल है। मैं इन दोनों रिश्तों पर गर्व करता हूँ, घमंड करता हूँ, गुरूर करता हूँ और अपने पूर्व जन्म के किसी पुण्य का फल मानता हूँ, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। कविता मैं आपको सुना देता हूँ। मैं केशव कापा, बहुत मन से सुनिएगा, कोई मत रोकना, मेरे पास इससे अच्छी कोई कविता नहीं। विष्णु है गीतकार हमारा, लाडला, श्रेष्ठ शिल्पी, कभी कभी तो थ्रिल कर देता है, कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ता। आज भी किया और भी कोशिश की, वो तो अरुण जैनी ने किसी तरह से उसको बुला लिया वापस। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया, मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की यमराई। कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, बेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, विश्व बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए
साहब, सल्यूट करता हूँ आपको, सल्यूट करता हूँ। टूटी छोड़े धुला महावर। मैं भी हैदराबाद गया, उसमें करगिल के वो 15 फौजी थे, अफसर थे, जिन्होंने करगिल युद्ध लड़ा। एक पूना के अफसर थे, मैं नाम तो भूल गया वत्स जी, उन्होंने एक किस्सा सुनाया छोटा सा कि मैं एक दिन शाम को अपने घर बैठा था तो कुछ भिखारी लोग, 3-4 भिखारी, बिल्कुल जैसे भिखारी होते हैं ऐसे लोग मुझसे मिलने आए। तो मैंने पूछा आप कौन लोग हैं? बोले साहब हम यहाँ के भिखारी संघ के पदाधिकारी हैं। बोले क्यों आए हो? बोले साहब जिस दिन करगिल युद्ध शुरू हुआ हमारे पूना के सारे भिखारियों ने तय किया कि जब तक युद्ध चलेगा हमको जो भी भीख मिलेगी उसको इकट्ठा करके भारत के सैनिकों के कल्याण कोष में ले जाएगा। और 3,06,000 रुपया वो लोग उस कर्नल साहब को देने आए, पूना वालों। मेरी आंखें गीली हुई। हमने कहा साहब हम क्या कविता सुनाएंगे इसके बाद आपको? जिस देश का भिखारी भी देश के लिए अपनी भीख समर्पित करने को तैयार हो, उस देश की संस्कृति संस्कार के खून में, डीएनए में कहीं तो कुछ ऐसा होगा और हम सचमुच कभी विश्व गुरु रहे होंगे। उसको पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता है जो इस सरकार से उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि संकल्प शक्ति पहली बार सत्ता में दिखाई दी। मैं तो चाहता हूं मोदी जी के जन्मदिन को संकल्प शक्ति दिवस के रूप में यह देश मनाए। 17 सितंबर उनका जन्मदिन भारत में राष्ट्रीय संकल्प शक्ति दिवस के रूप में मनना चाहिए। जो सहमत हो तालियां बजाकर मेरी बात का समर्थन। ये वो हरिओम कुमार बोल रहा है जिसने आज तक अटल बिहारी वाजपेयी जैसे देवता के सामने खड़े होकर के उनके खिलाफ कविताएं सुनाई, बहुत सख्त कविताएं सुनाई। जब उन्होंने शिखर वार्ता की मैंने उनके खिलाफ लिखा, जब उन्होंने विमान अपहरण को जिस तरह सुलझाया तब मैंने उनके खिलाफ लिखा। लेकिन ये मौका ही नहीं देता, सचमुच मौका नहीं देता। जिस दिन मौका मिलेगा मैं फिर लिख दूंगा। चिकारा जी जानते हैं कि मैं नहीं मानूंगा, मैं लिख दूंगा उस दिन, लेकिन अभी तो मौका नहीं मिला। सुनिए कविता। बहन जी थोड़ी देर बैठ जाइए, 5 मिनट, केवल 5 मिनट। और किसी को जाना हो तो उठ जाए। 5 मिनट की भी 4.5 मिनट की कविता है, मन से सुन लीजिए। मेरे पास कविता के नाम पर इससे अच्छा कुछ नहीं। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की यमराई, कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में, पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे, टूटी चूड़ी धुला महावर टूटा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया। एक पल जीना मेरे साथ में, मंच का भी मन मानता हूँ। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की सेज छोड़कर युद्ध काम पर चला गया, उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी सपनों की सलवट याद रही होगी, सपनों में डूबी सपनों की सलवट याद रही होगी, उन आंखों की दो। और साहब चिकारा जी मैंने कई बार कहा, रोहतक में कहा, जिन पहली बार आया हूँ फिर कह रहा हूँ, मैं एक लाइन का कवि हूँ बस। मैंने जीवन में केवल एक पंक्ति अच्छी लिखी है। ये मेरा अहंकार नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं हिंदी का आदमी हूँ ही नहीं, मैंने हिंदी कभी पढ़ी भी नहीं, मैं तो संयोग से हिंदी का कवि हो गया। मैंने 40 साल कानून पढ़ाया, और जब मैंने पहले कहा कि मैं पढ़ा लिखा हूं तो आप हंसने लगे थे। मैंने आज से 30 साल पहले LLD की थी, जिसके बाद कानून की दुनिया में कोई पढ़ाई नहीं है, आखिरी डिग्री। इन्होंने मना किया था, बताया मत करो, हम बिना पढ़े लिखे लगते हैं। ये बैठा हमें तो LLD भी समझ में नहीं आ रही क्या किया था। इसको तो बोलनी नहीं आती। इसने कहा भाई साहब क्या कर लिया बन के LLD? तो मुझसे बोला आप B.Ed नहीं कर सकते थे। मुझे उस दिन पता चला कि बिहार में इसने भी टॉप किया है। पढ़ाना ही था तो B.Ed करके पढ़ा देते। हाँ ये बात तो है, ये तो अकल की बात मुझे लगी कि उन्होंने कहा कि पढ़ाना ही था तो LLD करके यूनिवर्सिटी पढ़ाओ, चाहे B.Ed करके प्राइमरी पढ़ाओ, पढ़ाना तो पढ़ाना ही है। ये तो बात मैंने मानी। सुनिए, मन से सुनिए। एक लाइन मैंने लिखी है बस अच्छी, और मुझे तालियां देना जी भर के। मैं पहली बार अनुरोध कर रहा हूं, आपका प्यार, आपकी तालियां, आपका स्नेह, आपका अपनापन, आपका दुलार, अगर मुझसे एक लाइन ऐसी और लिखा गया तो मैं घोषणा कर दूंगा चिकारा जी कि मैं भी कवि हो गया। मेरे जीवन
की सबसे अच्छी पंक्ति सुनो। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी गजल, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों, उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, गीली मेहंदी रोई होगी चुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है। संसार के किसी मजहब में औरत अर्थी को कंधा नहीं देती। भरतपुर के पास एक गांव में हजान में एक बेटा शहीद हुआ था, वीरेंद्र सिंह। कल्पना नहीं, सत्य घटना है। जब सेना उसका पार्थिव शरीर लेके गई वीरेंद्र सिंह का, तो उसकी पत्नी गायत्री देवी नाम है उनका, उन्होंने गांव वालों की मर्जी के खिलाफ, अफसरों की मर्जी के खिलाफ शादी के दिन के कपड़े पहने और शमशान घाट तक अपने पति की अर्थी को कंधा दिया। ये दुनिया की पहली घटना थी जब औरत अर्थी को कंधा दे रही। मैंने एक लाइन लिखी है साहब, सहेजना उसको। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में सिर झुकाता हूँ, मैं ऐसी हर देवी के चरणों में सिर झुकाता हूँ। इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, क्या कहने, वाह 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 भाई साहब, वाह वाह वाह। साहब कैसे लड़े होंगे -38 -40। मेरा एक छोटा भाई है अशोक चारण, उसके मुंह से एक बहुत अच्छी बात निकली है, मैं उसके नाम से कहता हूँ। दुनिया के सबसे अमीर आदमी से मिलो जाके, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, और उससे कहो कि तू अपने लिए नौकर रख, और नौकर से कह दे कि जो मांगेगा तनख्वाह दूंगा, लाख दूंगा, 5 लाख दूंगा, करोड़ दूंगा, लेकिन तुझे मेरे लिए मरना पड़ेगा। दुनिया में कोई भी अमीर से अमीर आदमी इस शर्त पर अपने लिए किसी भी कीमत पर एक नौकर नहीं खरीद सकता। ये तो केवल फौजी है, जानता है कि देश के लिए मरना पड़ेगा, फिर भी साधारण सी तनख्वाह पर हिंदुस्तान में फौज में भर्ती होगा। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा हो जाता है, जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा हो जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गर्म दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं, उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है। कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है, उस सैनिक के शव का दर्शन तीरथ जैसा होता है। चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा। क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं? अंतिम 6 पंक्तियों में नहीं जोड़ी है। क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, अपना खून बहा कर टीका सरहद पर कर जाते हैं। ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाते हैं। अंत में कोई ये ना समझे कि मेरी कोई वो भीतर की आग घुस गई है। 2 बड़े नेता बैठे हैं, विधायक जी बैठे हैं, सांसद जी बैठे हैं। मैं राजनीति पर सबसे कठोर पंक्ति पढ़ रहा हूं, और इतनी चालाकी से लिखी है कि उनकी समझ में नहीं आएगी, और आएगी भी तो उतनी देर में आएगी जब तक मैं यहां से निकल जाऊंगा। आप सुनना ईमानदारी से, क्या राजनीतिज्ञों पर इससे कठोर कोई बोल सकता है? मैं बोल रहा हूं, मेरी हिम्मत को दाद देना, प्रणाम करता हूं, यही समाप्त करते हैं। जो अच्छा हुआ वो हरी भूमि का, जिंद का, और मैं उम्र में इन लोगों से बड़ा हूं, इसलिए कोई कमी रह गई हो कहीं भी, जरा सी भी, कोई भी, वो मेरी जिम्मेदारी है, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। अंतिम 4 लाइन सुनना। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाते हैं, सैनिक अपने प्राण गंवा, आप
सख्त शायद कुछ कहा नहीं जा सकता। सैनिक अपने